Hi everyone, this is second part of the chapter print culture in the modern world। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फर्दर इनोवेशंस क्या क्या होता है, नया नया डेवलपमेंट क्या क्या होता है, और इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि प्रिंट इंडिया में कैसे आता है और कैसे इवॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या क्या नए नए इन्वेंशन हुआ। जैसे कि बहुत सारे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट किया गया, जैसे कि 18th सेंचुरी में जो प्रेस है वो मेटल का बनने लगा, प्रिंटिंग प्रेस मेटल का बनने लगा। उसके बाद पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस आ गया बाय रिचर्ड एम हो। इन्होंने डेवलप किया एक सिलिंड्रिकल प्रेस जो क्या करता है, 8,000 शीट्स को पर आवर में प्रिंट करता है। ये किस लिए यूज़फुल था? न्यूज़पेपर के लिए, क्योंकि हमें न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा प्रिंट करना पड़ता है। तो 1 घंटा में 8,000 शीट्स प्रिंट होने लगे। उसके बाद ऑफसेट प्रेस को डेवलप किया गया, जिसमें कि 6 कलर्स, हम एक टाइम पे 6 कलर का प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद 20th सेंचुरी में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस डेवलप हो गया कि हाथ का ज़रूरत नहीं, बस बटन प्रेस करो और बस हो जाएगा प्रिंट। अदर डेवलपमेंट हो गया क्या, फीडिंग पेपर को इम्प्रूव किया गया। फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल, जैसे कि कलर को कैसे डाला जाएगा उसको इम्प्रूव किया, क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि नए नए इनोवेशंस हुआ। तो नए नए इनोवेशन जब हुआ तो क्या हुआ, जैसे देखिए पहले कम इन्वेंशन, ज़्यादा नहीं हुआ था तो ज़्यादा प्रिंट नहीं होता था। लेकिन अब क्या था, इतना इनोवेशंस हो गया कि प्रिंट जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद 20th सेंचुरी में न्यू स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया गया। जैसे कि कोई नॉवेल लिख रहा है, जैसे अभी जो सीरीज में वेब सीरीज आता है पार्ट 1 पार्ट 2, तो एक क्यूरियोसिटी होता है कि हाँ आज पार्ट 1 आया, फिर 2 मंथ बाद पार्ट 2 आएगा। तो उसी तरह 20th सेंचुरी में क्या हुआ, नॉवेल्स को सीरीज में लिखा जाने लगा कि इससे क्या होगा कि लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बुक को बेचा जाएगा। उसमें कवर चढ़ाया जाने लगा नॉवेल्स में। ठीक है ना। उसके बाद 1930 पे क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आता है यूरोप में। मतलब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर जाती है वहाँ की। लेकिन क्या हुआ, बुक्स इतने चीपली बिकने लगे। तो देखिए, अगर ग्रेट डिप्रेशन चल रहा हो और अगर आप महंगा एक्सपेंसिव बुक बेचोगे तो कोई नहीं खरीद पाएगा। तो पेपर क्वालिटी को चीप किया गया और बुक को बहुत सस्ते दामों में बेचा जाने लगा 1930s में। तो इस तरह से फर्दर इनोवेशंस हुआ, मेटल का प्रेस बनने लगा। फिर 1 घंटे में 8,000 शीट्स को प्रिंट किया जाने लगा। तो इस तरह करके नए नए डेवलपमेंट आने लगा। अब हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। मतलब कि इंडिया क्या रोल प्ले करता है और इंडिया में प्रिंट कैसे आता है, प्रिंट कल्चर। तो पहले क्या था, प्रिंट कल्चर के आने से पहले मैन्यूस्क्रिप्ट यूज़ किया जाता था इंडिया में। जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट बार्क ट्री के पाम लीव्स में इसमें लिखा जाता था, पाम के लीव्स में लिखा जाता था, या फिर बार्क ट्रीज के बाग में लिखा जाता था। संस्कृत हो, अरबिक हो, पर्शियन, इस लैंग्वेज में लिखा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, हैंड रिटन। अब हाथ से कुछ लिख रहे हो तो उसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे। हाँ, एक्सपेंसिव होता था, फ्रेगाइल होता था, अच्छा नहीं लगता था, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होता था। हाथ से लिखने से लोगों को बहुत टाइम लग जाता था और ईज़िली आप कहीं भी उसको ले जा नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बल्कि भारी हो जाता है। और वो लैंग्वेज उतना भी आसान नहीं होता था, आप उसको ईज़िली पढ़ भी नहीं सकते। तो इस टाइप का प्रॉब्लम था। क्या होता था, लेटर्स हाथ से लिखा हुआ कभी कुछ ख़राब हो जाता था, कोई लेटर मिट जाता था। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था मैन्यूस्क्रिप्ट से। तो प्रिंट के आने से पहले इंडिया में मैन्यूस्क्रिप्ट चलता था, जैसे कि यूरोप में चलता था प्रिंट के आने से पहले। नाउ प्रिंट केम टू इंडिया। प्रिंट कैसे आता है इंडिया में? तो सबसे पहले एक पोर्तुगीज मिशनरीज थे पोर्तुगल के, वो गोवा आते हैं एक प्रिंटिंग प्रेस को लेकर। 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर आते हैं गोवा। 1556 में वो प्रिंट करते हैं कोंकणी लैंग्वेज में। गोवा का लैंग्वेज है कोंकणी लैंग्वेज, उसमें वो प्रिंट करते हैं। उसके इसी तरह से क्या होता है कि जो प्रिंट का जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आता है। कौन लाता है? पोर्तुगीज मिशनरीज लाते हैं 1556 में। उसके बाद गोवा से चल जाता है तमिल लोग अपना फर्स्ट बुक प्रिंट करते हैं 1579 में। फिर मलयालम लैंग्वेज में बुक प्रिंट होने लगता है 1730s में। तो इंग्लिश में शुरू में नहीं होता, इंग्लिश में लेट होता है। तो इस तरह से जो पोर्तुगीज के मिशनरीज थे वो गोवा से शुरू करते हैं प्रिंट को इंडिया में लाने के लिए। तो अब जेम्स अगस्टस हिकी एक इंग्लिश मैन ट्रेडर भी थे। तो इन्होंने क्या हुआ, एक बंगाल गैजेट को, वीकली मैगजीन है ये बंगाल गैजेट, इसको डेवलप किया। ये कमर्शियल पेपर था। ठीक है ना। मतलब कि वहाँ पे ट्रेड को लेकर उसमें न्यूज़ डाला जाता था। और उस बंगाल गैजेट में ये क्या लिखते थे, ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके बारे में गॉसिप्स लिखते थे कि नहीं वो ऐसा बोलते, वो ऐसा लगते हैं। तो जो गवर्नर जनरल वैरेन हास्टिंग थे, इनको पसंद नहीं था। इनको ये पसंद नहीं था कि जेम अगस्टस हिकी अपने बंगाल गैजेट में बहुत गलत चीज़ लिखते हैं। तो ये पसंद नहीं करते थे हिकी को।
तो उसके बाद क्या होता है, इनको पनिश कर देते हैं, कौन, गवर्नर जनरल। उसके बाद ये तो ठीक है, इंग्लिश मैन ने नया एक न्यूज़पेपर पब्लिश करवाया, मैगजीन, वीकली मैगजीन था, लेकिन इंडियन पब्लिशर्स कौन थे, ये भी तो कुछ पब्लिश करते थे। तो गंगाधर भट्टाचार्य फर्स्ट इंडियन पब्लिशर है, गंगाधर भट्टाचार्य, जिन्होंने फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में स्टार्ट किया, उसका भी नाम इन्होंने दिया बंगाल गैजेट। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल गैजेट किसने शुरू किया है, जेम्स अगस्टस ने या फिर गंगाधर भट्टाचार्य ने, तो आपको लिखना है गंगाधर भट्टाचार्य। क्यों? क्योंकि हिक्की, जो जेम्स अगस्टस हिक्की है, इन्होंने वीकली मैगजीन है, इसको वीकली मैगजीन कहते हैं बंगाल गैजेट। तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हो वीकली मैगजीन, तो आप इनका नाम लिखिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में बस डायरेक्ट लिखा हो कि बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया है इंडिया में, तो आपको लिखना है गंगाधर भट्टाचार्य। तो इस तरह से क्या होता है, प्रिंट आता है इंडिया में इवॉल्व होता है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिबेट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ को प्रिंट किया जाता है। तो बहुत सारे अच्छी चीज़ों को भी प्रिंट किया जाता है, किसी से अगर क्रिटिसाइज करना है तो उसको भी प्रिंट किया जाता है। तो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स, ठीक है। तो प्रिंट क्या हो गया ना, बहुत सारी रिफॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है प्रिंट। प्रिंट के माध्यम से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, प्रिंट नहीं करता है, प्रिंट के माध्यम से लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं रिलीजियस बुक्स को, या फिर जो रिलीजन में जो कस्टम्स हो रहा है, जो ट्रेडिशनल्स हो रहा है उसको। तो इससे क्या, रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो रिफॉर्मर्स वर्सेस हिंदू ऑर्थोडॉक्स, तो जो रिफॉर्मर्स थे जिनको रिफॉर्म चाहिए, और हिंदू ऑर्थोडॉक्स मतलब कि जिनको रिफॉर्म नहीं चाहिए। तो बहुत सारा कंट्रोवर्सीज होता है कि विडो इमोलेशन होता है, मतलब सती प्रथा, मोनोथिज्म मतलब बहुत सारे गॉड को मानना, फिर आइडोलेट्री मतलब कि आइडल वर्शिप, ठीक है ना, मतलब कि मूर्ति का पूजा होता है उस समथिंग आइडिया। तो क्या हुआ, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होने लगा सती प्रथा, इस चीज़ को लेकर, चाइल्ड मैरिज को। तो जो रिफॉर्मर्स थे उनका ये क्रिटिसाइज करने लगे इन चीज़ को, लेकिन हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स थे वो बोलते थे नहीं, ये तो हमारा कल्चर का पार्ट है, आप इसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो प्रिंट के माध्यम से आइडियाज़ को ऑडियंस तक भेजा जाने लगा, और लोग अपने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने लगे प्रिंट के माध्यम से। जैसे कि समाचार चंद्रिका एक हिंदू ऑर्थोडॉक्सी न्यूज़पेपर था, समाचार चंद्रिका, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स रिलीज करते थे। उनके अगेंस्ट सम्मत कौमुदी, एक राजा राम मोहन रॉय, ये एक इंडियन रिलीजियस रिफॉर्मर है। इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा इंडिया को रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये अपना एक न्यूज़पेपर चलाते थे, संबत कौमुदी, ठीक है ना। और 1822 में 2 पर्शियन न्यूज़पेपर भी इंडिया में चला, जैसे कि जामी जहां नामा और शमसूल अकबर। तो इस तरह से करके लोग अपने प्रिंट के माध्यम से लोग अपने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने लगे पब्लिक में। तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स तो परेशान हो ही गए थे प्रिंट से, कि नहीं, प्रिंट क्या हो रहा है ना, प्रिंट के माध्यम से लोग अपने अपने आइडियाज़ को लिख रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमें। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो उलामा थे, मतलब कि जो इस्लाम में जो मुस्लिम के जो रिलीजियस हेड होते हैं उन्हें उलामा कहते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत एंशियस हो गए थे कि जो देखिए, मुस्लिम का जो भी डायनेस्टीज था वो ख़त्म हो गया था, वो कोलैप्स हो गया था, गिर गया था। तो इनको भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, हमें तो बहुत ज़्यादा दबाया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए थे कन्वर्जन को लेके, कहीं मुस्लिम्स को कन्वर्ट करके दूसरे रिलीजन में तो नहीं किया जाएगा ना। तो इनको लग रहा था कि जो कॉलोनियल रूल है वो हमारे पर्सनल लॉज, इस्लाम का पर्सनल लॉ है, जैसे शरीयत, तो इसको कहीं चेंज तो नहीं कर देगा। तो इस तरह से ये क्या करने लगे, फतवा को इस्टेब्लिश करने लगे, सॉरी, फतवा को पब्लिश करने लगे। फतवा मतलब होता है कोई अच्छी चीज़ों को बताने लगे कि नहीं, इस्लाम में ये सही है, जो वो बता रहे वो गलत है। तो फतवा को इशू करने लगे, ठीक है ना। तो प्रिंट इम्पैक्ट दोनों पे पड़ा, मुस्लिम में भी पड़ा, मुस्लिम जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, मतलब जो पुराने विचार के जो मुस्लिम है, ठीक है ना, और जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब जो हिंदू कल्चर को ज़्यादा मान्यता देते पुराने लोग, पुराने विचार के लोग, इन दोनों पे अफेक्ट होने लगा क्या, ये प्रिंट। 1810 में क्या होता है, एक रामचरितमानस को कलकत्ता में फर्स्ट टाइम प्रिंट किया जाता है 1810 में। उसके बाद फिर लखनऊ में नवाल किशोर प्रेस को सेटअप किया जाता है, बॉम्बे में वेंकटेश्वर प्रेस को सेटअप किया जाता है। और प्रिंट, बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट को प्रिंट किया जाने लगा, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होने लगा और डिबेट्स होने लगा कि कोई भी रिलीजन में कोई चीज़ गलत है, जैसे कि सती प्रथा गलत था, तो लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए विडो रीमैरिज को लेके कि नहीं, विडो का रीमैरिज होना चाहिए। अगर फॉर सपोज वो अगर 15 और 16 के एज में ही अगर वो विधवा हो जाती है, तो क्या उसका वो अपने पूरे जीवन करेगी क्या? तो विडो रीमैरिज को लोग क्रिटिसाइज करने लगे कि नहीं, होना चाहिए विडो रीमैरिज। फिर बहुत सारे डिबेट्स होने लगा सोसाइटी में, कंट्रोवर्सीज होने लगा, जो पुराने विचार के लोग हैं, जो रिफॉर्म चाहते थे, उनके बीच में। किस वजह से? प्रिंट के आने से वजह से, ठीक है। नाउ न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। अब
दूसरे तरह से नए-नए तरीकों से पब्लिश होने लगी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि नॉवेल। पहले यूरोप में नॉवेल होता था, मतलब नॉवेल्स को प्रिंट किया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे ये इंडिया में पहुँच गया और इंडियंस अपने स्टाइल में नॉवेल्स लिखने लगे, ठीक है ना? पीपल कुड नाउ रीड व्हाट दे वांटेड टू सी इन देयर ओन लाइफ एक्सपीरियंस, इमोशंस एंड रिलेशनशिप। मतलब कि नॉवेल्स में क्या होता है, नॉवेल्स में एक फ़िक्शनल स्टोरी होता है, जो कि रियल लाइफ में होता नहीं, मतलब कि फ़ेयरी टेल टाइप्स कि एक अच्छी-सी ज़िंदगी हो, या सब चीज़ हो, लग्ज़ूरियस चीज़ हो। तो नॉवेल्स में ऐसी चीज़ें आने लगी कि ऐसी चीज़ें लोग पढ़ना पसंद करने लगे, जो उनके रियल लाइफ में तो है नहीं, लेकिन वो चाहते हैं, तो वो सब नॉवेल्स में लिखा जाने लगा, तो वो सब लोग पढ़ना पसंद कर रहे थे। तो नॉवेल्स बहुत ज़्यादा प्रिंट होने लगा। न्यू लिटरेरी फॉर्म्स भी पढ़ने के लिए प्रिंट होने लगा, जैसे कि लिरिक्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, स्टोरीज़ हो गया, कहानियाँ, ऐसे, ठीक है ना? सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में ऐसे जाने लिखा जाने लगा, आर्टिकल्स, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट होने लगा। और न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन में पेंटिंग आ गया, मतलब कि लोग पेंट को भी पब्लिश करने लगे, पेंट करके ज़्यादा एक पेंट बना लिए लोग, उसको बहुत ज़्यादा प्रिंट कर लिए, 10 या फिर 100 हज़ार उतने में, और उसको क्या करने लगे, प्रिंट करने लगे। तो पब्लिशिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स क्या होता है कि आप जो चीज़ को देख रहे हो, विजुअली आप देख पा रहे हो, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, उसको लोग प्रिंट करने लगे। जैसे कि राजा रवि वर्मा एक पेंटर थे, हमारे इंडिया के पेंटर थे वो बहुत मास सर्कुलेशन में पेंट करते थे, बहुत सारा पेंट करते थे और बहुत चीपली उसको बेचते थे। वुड अब पेंटिंग पहले कैसे होता था देखिए, तो वुड इनग्रेव्स किया जाता था, मतलब कि वुड में, जैसे ये वुड ब्लॉक है, इसमें पेंट कर दिया जाता था, जैसे कि मैंने ये ट्री ड्रॉ किया है, उसको क्या किया जाता था, इनग्रेव किया जाता था और बहुत सारे पेपर में उसको ऐसे से स्टैम्प कर दिया जाता था, तो सारे पेपर में प्रिंट हो जाता था। तो इस तरह से क्या होता था, वुड ब्लॉक पेंटिंग प्रिंटर बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया और बहुत सारे मास में, मतलब मास लेवल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट होने लगा, और जो गरीब लोग हैं वो भी बहुत सारे इमेजेस को, जैसे कि गॉड हो, गॉडेस की इमेजेस को अपने घरों तक लाने लगे और खरीद कर अपने घरों में सजाने लगे। और एक है कार्टून एंड कैरिकेचर्स, ये एक न्यू टाइप का प्रिंट पब्लिश होने लगा, कार्टून्स, जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, वो नेशनलिस्ट, मतलब इंडियन नेशनलिस्ट, मतलब इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए क्या करने लगे, वो कार्टून्स के माध्यम से हमें हमारा मजाक बनाने लगते थे। जो हमारे नेशनलिस्ट थे, वो कार्टून और कैरिकेचर्स को पब्लिश करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो दोनों एक दूसरे को कमेंट पास करने के लिए भी क्रिटिसाइज करने के लिए भी कार्टून्स और कैरिकेचर्स को पब्लिश करने लगे थे, ठीक है ना? जैसे कि न्यूज़पेपर में ही कोई कार्टून बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा कुछ गलत कर रहा है, उनके उनको क्रिटिसाइज, उनको कमेंट पास करने के लिए, ठीक है ना? इस तरह से कार्टून और कैरिकेचर्स, न्यू टाइप ऑफ पब्लिकेशन आने लगा इंडिया में, न्यू लिटरेरी फॉर्म आने लगा, जैसे कि ऐसे आने लगा, और पेंटिंग्स बहुत टाइप के प्रिंट होने लगे। अब हम पढ़ेंगे वुमेन एंड प्रिंट, मतलब कि प्रिंट आने के बाद वुमेन का लाइफ कैसे हो जाता है। तो वुमेन के एजुकेशन को लेके कंट्रोवर्सी हो जाता है, ठीक है ना? जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनके बीच में। जो कंज़र्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, जैसे कि हिंदू कंज़र्वेटिव फैमिली हो या फिर मुस्लिम हो, तो जो हिंदू फैमिली थी, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर औरतें पढ़ लेगी, मतलब जो वुमेन है, अगर वो एजुकेशन ले लेगी, तो वो क्या हो जाएगा, विडो हो जाएगी, वो विधवा हो जाएगी। ऐसा उनका मानना था, बिल्कुल गलत था, ठीक है ना? जो मुस्लिम्स थे, जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब जो इस्लाम में जो पुराने लोग थे, पुराने सोच के लोग थे, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हमारी औरतें, अगर हमारी घरों की लड़कियां अगर पढ़ लेगी, तो वो क्या हो जाएगी, अगर वो उर्दू रोमांस स्टोरी स्टोरी पढ़ेगी, तो वो करप्ट हो जाएगी, वो एक तरह से कहो तो वो बहुत गलत काम करना शुरू कर देगी, ऐसा उनको लग रहा था मुस्लिम्स को। तो लेकिन जो लिबरल हस्बैंड्स थे, जो फादर्स थे, लिबरल मतलब क्या होता है, लिबरल मतलब होता है कि जो नए ख्यालात के लोग थे, जो हस्बैंड्स थे, जो फादर्स थे, वो अपने घरों की वुमेन को पढ़ाना शुरू कर दी घरों में ही। कभी कभी एट टाइम वो ट्यूशन, या ट्यूशन तो था नहीं उस वक्त, एट टाइम वो स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया था, ठीक है? कौन, लिबरल हस्बैंड और फादर्स, वो शुरू कर दिए थे अपने वुमेन को स्कूल्स भेजना, पर वो ज़्यादा स्कूल्स नहीं भेजते थे, ज़्यादा घरों में पढ़ाना शुरू कर दिए थे। तो वुमेन के एजुकेशंस को लेके लोग मना करते थे, जो रेबल वुमेन होती थी, रेबल वुमेन मतलब जो अपने लिए आवाज़ उठाती है, वो इन सब को डिफेंड करने लगी, मतलब कहने लगी कि नहीं, ये गलत है। जैसे कि रसुंदरी देवी, तो रसुंदरी देवी ईस्ट बंगाल में एक मैरिड गर्ल थी, बिलोंग करती थी। ये क्या करती थी, अपने बच्चों की किताब लेकर, अपने बच्चों की किताब को लेकर किचन में जाकर छुप छुप के पढ़ती थी, और इसी तरह ये छुप छुप कर पढ़ना सीख चुकी थी। और इन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है अपने बारे में लिखा था, आमार जीबान। आमार जीबान मतलब, आमार मतलब बंगाली में होता है मेरा, और जीबान मतलब मेरा, मेरा मतलब मुंह से निकला हुआ कोई बात, मेरा
खुद का बायोग्राफी मेरे बारे में। तो अमर जीबान ये लिखती है ये पब्लिश कब होता है, ये लिखती है ऑटोबायोग्राफी और पब्लिश होता है 1876 में। तो रशुंधरी देवी ये सब फैक्चुअल टॉपिक है, तो आप ये फैक्ट्स है, इसको बस आपको लर्न करते जाना है। कैलाश बशीनी देवी ये बंगाली थी एक, इन्होंने बहुत सारे बुक्स को लिखा है। इस बुक्स में ये क्या दिखाई है, जो अमीर जो वुमेन है उनके सिचुएशन को हाईलाइट किए कि वुमेन्स को कितना प्रॉब्लम होता है, जो डोमेस्टिक उनको फोर्स किया जाता है कि घर के काम करो, तुम बाहर के काम नहीं करो, ठीक है ना। और इस तरह दिखाई गई है कि कैसे वुमेन को एक जेल की तरह उसके घरों में रखा जाता है। तो वो जितना भी कुछ लिखी है बुक्स, वो सब में वुमेन के बारे में बताई है कि औरतों को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और घरों में उनके साथ कितना गलत व्यवहार किया जा रहा है, इन सबको वो हाईलाइट करती है अपने बुक में। ताराबाई शिंदे और पंडित रामाबाई ये क्या करती है, ये दोनों जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन है, मतलब जो अपर कास्ट में जितने भी वुमेन ऐसे ब्राह्मण्स हो गए या फिर क्षत्रियास की जितने भी वुमेन हैं और विडोज के बारे में ये बताती है, ये एंगर शो करती है कि इनके लाइफ इतना ख़राब है, इनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसको एंगरली मतलब कि गुस्से में ये लिखती है कि वुमेन का जो कंडीशन है वो बहुत बुरा है, जो विडोज़ है, जो अपर कास्ट हिंदू घरों में जो विडोज़ है उनके साथ बहुत गलत होता है। लोग कहते हैं कि नहीं, विडो को देख लेंगे तो मेरा जो सुबह है वो दिन अच्छा नहीं जाएगा। तो इन सबको वो क्रिटिसाइज़ करके अपने बुक में लिखती है। कौन? ताराबाई शिंदे और पंडित रामाबाई, ठीक है। तो एक वर्नाकुलर तो वर्नाकुलर प्रेस इवॉल्व होता है, ठीक है ना। वर्नाकुलर प्रेस मतलब होता है जो लोकल प्रेस होता है, जिसमें प्रिंट किया जाता है कि वुमेन के एजुकेशन को लेकर, ठीक है ना। तो हिंदी में शुरू में नहीं किया जाता है, वर्नाकुलर प्रेस मतलब लोकल लैंग्वेज में प्रिंट किया जाने लगा, हिंदी में बाद में किया जाने लगा, ठीक है। तो वुमेन अपने बारे में लिखती है, जैसे कि वुमेन्स के एजुकेशंस के बारे में लिखती है, विडोहुड के बारे में लिखती है कि विडोज को कितना प्रॉब्लम होता है, विडो रीमैरिज के बारे में लिखती है और नेशनल मूवमेंट के बारे में डिस्कस होने लगता है सोसाइटी में, ठीक है ना, कि नेशनल मूवमेंट कैसे होना चाहिए, विडो का रीमैरिज होना चाहिए। तो प्रिंट के माध्यम से क्या हो रहा था ना कि सोसाइटी में चेंजेस आ रहा था कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गलत चीज़ों को, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पब्लिक के सामने रख रहे थे, अपनी चीज़ों को बता रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे। जो विडोज थी वो अपने बारे में लिख रही थी कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा था ना, सोसाइटी में एक नया एटमॉस्फेयर जनरेट हो रहा था। उसी तरह राम चड्ढा एक पब्लिश करते हैं स्त्री धर्म विचार, मतलब ये अपने बुक में ये लिखते हैं कि कैसे कोई वुमेन एक ओबीडियंट वाइफ बन सकती है। स्त्री धर्म विचार मतलब कि जो वुमेन है उसका क्या धर्म बनता है, वो अच्छी वाइफ कैसे बन सकती है, वो अपने बुक में लिखते हैं। ये पंजाबी थे राम चड्ढा, ठीक है। उसके बाद बंगाल में सेंट्रल कलकत्ता, बंगाल का जो कैपिटल है अभी कोलकाता, उसका पुराना नाम कैलकटा है। तो बंगाल में जो सेंट्रल कलकत्ता है वहाँ पे बटाला पब्लिकेशन एक होता है, वहाँ पे बुक को प्रिंट किया जाने लगा बहुत ज़्यादा चीपली, ठीक है ना, बहुत सस्ते दामों में रिलीजियस टेक्स्ट को भी प्रिंट किया जाने लगा और लोग उसको बहुत आसानी से खरीद पा रहे थे। जो पेडलर्स होते थे, पेडलर्स मतलब कि जो बुक को घूम घूम कर, जो सस्ते बुक को रोड में स्ट्रीट्स में घूम घूम कर घरों तक पहुँचाते हैं, उनको बेचते हैं। तो वो क्या करते थे, इस बटाला पब्लिकेशन से सारे बुक्स को लेकर अपने घरों में चल जाते हैं और जगह जगह जाकर इसको बेच देते हैं और बहुत चीपली ये बुक बिकता था। तो जितने जो पुअर वुमेन होती थी वो भी इसको खरीद पाती थी, ठीक है। तो चीपली बिकता था इसलिए वुमेन्स भी अच्छे से खरीद पाती थी और पढ़ पाती थी। तो इस तरह से वुमेन और प्रिंट का जो कनेक्शन था वो इस तरह से हमने पढ़ा कि कैसे प्रिंट के आने के बाद जो वुमेन है वो अपने कंडीशन को शो करने लगी, उनका जो बेड कंडीशन था उनको शो कर कर अपने बारे में लिखना शुरू कर दी थी, पढ़ना शुरू कर दी थी। तो इस तरह से इंडिया में, ये इंडिया का बात हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह से इंडिया में प्रिंट के आने से चेंजेस आता है, रिफॉर्म्स आता है। नाउ प्रिंट एंड द पुअर, मतलब जो पुअर है, जो गरीब है, उनका प्रिंट से क्या वास्तव था। तो प्रिंट के आने के बाद जो बुक्स थे वो बहुत चीपली, बहुत सस्ते दामों में बिकने लगा। तो लोग जो गरीब थे वो भी खरीद पा रहे थे। पब्लिक लाइब्रेरीज को सेटअप किया जा रहा था गरीबों के लिए, ठीक है ना, कि वो लोग भी बुक को पढ़ सके। तो ये पब्लिक लाइब्रेरीज कौन बना रहा था, कौन सेटअप कर रहा था? तो जो लोकली जो रिच पीपल थे, मतलब कि लोकल एरिया में कोई अगर अमीर होगा एक दो, तो वो बना देता था। क्यों? प्रेस्टीज के लिए, कि हाँ लोग सोचेंगे कि अरे ये तो देखो ना लाइब्रेरी बनाया, ये कितना महान है, इस तरह से, ठीक है। तो जो पुअर थे वो इस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में भी लिखना शुरू कर दिए थे। जो पुअर्स थे और जो सोसाइटी में रिफॉर्म्स चाहते थे वो भी लिखना शुरू कर दिए थे, जो कास्ट में डिस्क्रिमिनेशंस होता था, ठीक है, जैसे कि अपर कास्ट लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करता था, इस तरह से। तो ज्योतिबा फुले एक गुलामगिरी किताब लिखते हैं 1871 में, जिसमें ये क्रिटिसाइज करते हैं कि कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में होता है। कास्ट के बेसिस में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, ठीक है ना। जो गरीब है उनको स्कूल नहीं जाया जाता है, जहाँ पे अमीर घर के बच्चे पढ़ेंगे
अपर कास्ट के वहाँ पे लोअर कास्ट के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह चीज़ों को गुलामगिरी में ये दिखाना शुरू कर दिए, ठीक है ना? गुलामगिरी इनका किताब है ज्योतिबा फुले की। फिर बी आर अम्बेडकर, ये महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं, ये भी दलित्स के बारे में लिखते हैं कि कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस होता है, लोअर कास्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। फिर ईवी रामस्वामी नेकर, ये मद्रास से बिलॉन्ग करते हैं, इस ये भी क्रिटिसाइज करते हैं और लिखते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में। इनको पेरियार भी कहा जाता है, ईवी रामस्वामी नेकर जी को, ठीक है। तो वर्कर्स भी अपने बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, अपने कंडीशन के बारे में कि उनके बारे में उनके साथ क्या गलत हो रहा है। तो काशी बाबा एक मिल्क वर्कर थे, कानपुर में एक मिल है, वहाँ के वर्कर है काशी बाबा। वो लिखते हैं छोटे और बड़े का सवाल। उसमें क्या दर्शाते हैं कि जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट है, उस छोटे और बड़े का सवाल, मतलब जो अपर कास्ट है वो सब कुछ कर सकता है, लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसके अगेंस्ट लिखते हैं ये 1938 में। उसके बाद एक कानपुर का ही एक मील वर्कर है जो पोयम लिखते हैं, जिनको वो सच्ची कविताएँ, मतलब बहुत सारे सच्ची कविताएँ हैं, बहुत सारी कविताओं को कंपाइल करके एक साथ ऐड करके एक शूद्रसन चक्र लिखते हैं। कौन? कानपुर के एक मील वर्कर। तो इस तरह से जो वर्कर्स थे वो भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपनी कंडीशन को शो करते हैं कि हमारे साथ कैसे भेदभाव होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो सेंसरशिप क्या होता है? तो सेंसरशिप मतलब होता है ये गवर्नमेंट लगाता है, ठीक है। मतलब कि आप कुछ लिख नहीं सकते, आपके पास जो राइट है फ्रीडम लिखने का, बोलने का, वो आप लिख नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम सेंसरशिप कहते हैं। तो जितने भी इंग्लिश मैन थे इंडिया में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के बारे में लिखते थे। इसीलिए शुरू में क्या था कि जो सेंसरशिप लगाया गया था इंग्लिश मैन के लिए, इंडिया में जो भी इंग्लिश मैन थे, जो ट्रेडर्स थे, क्योंकि जो इंग्लिश मैन होते थे वो ना, उसके बाद क्या होता है 1820s में जो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट है एक रेगुलेशन पास करते हैं सेंसरशिप प्रेस, मतलब कि प्रेस में सेंसरशिप लगा देते हैं कि अब कोई भी कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकता। लेकिन फिर 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक को इंग्लिश न्यूज़ इंग्लिश जो प्रिंट करते थे, जो इंग्लिश मैन थे और जो वर्नाकुलर प्रेस थे, मतलब कि जो लोकल में इंडियंस के जो प्रेस थे, वो क्या किए, इनको जाकर रिक्वेस्ट किए गवर्नर जनरल बेंटिक को, और इसके बाद क्या किया, ये इसको फ्री कर दिए सेंसरशिप को कि हाँ आप प्रिंट कर सकते हो आप लोग। लेकिन फिर 1857 में क्या होता है, एक बड़ा सा रिवॉल्ट होता है इंडिया में, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। तो 1857 में रिवॉल्ट के बाद क्या होता है, सेंसरशिप को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये तो आपकी बुक में अच्छे से दिया नहीं है, पर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, प्रेस के वजह से क्या हो रहा था ना कि जो भी लोग प्रिंट कर रहे थे और जो नेशनलिस्ट थे, इंडियन नेशनलिस्ट, वो बहुत सारी चीज़ों को प्रिंट कर रहे थे और प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे थे और नेशनलिज्म का भावना लोगों के मन में डाल रहे थे कि हमें भी अब अपने लिए, अपने देश के लिए आवाज़ उठानी है। तो ये लोग डर गए थे कि नहीं, अगर ज़्यादा प्रिंट का अगर हम लोग छूट दे देंगे और ये लोग बहुत प्रिंट कर देंगे और इंडिया में सारे लोग समझ जाएंगे कि हम तो गलत है, तो हमारे अगेंस्ट रिवॉल्ट होने लगेगा। इसलिए सेंसरशिप को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया इंडिया में 1857 के रिवॉल्ट के बाद। लेकिन फिर क्या होता है, तो 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, जिसमें कि क्या होता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास कर दिया जाता है 1878 में, और इस एक्ट के तहत सेंसरशिप लगा दिया जाता है 1878 में प्रिंट में सेंसरशिप लगा दिया जाता है। और जो भी जो प्रेस है, जो भी प्रिंट करते हैं, वो अगर कुछ भी गलत प्रिंट करेंगे, अगर हमारे अगेंस्ट प्रिंट करेंगे, हमारे मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके अगेंस्ट अगर प्रिंट करेंगे, तो उन्हें वार्निंग दी जाएगी। अगर वो फिर भी नहीं सुनेंगे, अगर फिर भी वो प्रिंट करेंगे, तो उनके मशीन्स को सीज कर दिया जाएगा, उनको कब्जे में ले लिया जाएगा और उनका जो भी प्रेस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेस एक्ट के तहत, तो 1878 आप याद रखिएगा, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इतना सेंसरशिप लगा दिया गया था, इसके बावजूद भी ऐसा नहीं था कि सेंसरशिप लगा दिया गया तो बस हाँ सब कुछ खत्म हो गया, प्रिंट हो ही नहीं रहा था, फिर भी प्रिंट हो रहा था, ठीक है ना। डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स, फिर भी प्रिंट हो रहा था, जैसे कि नेशनलिस्ट प्रिंट कंटिन्यू था। जो बाल गंगाधर तिलक थे, ये हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे, ये अपना एक न्यूज़पेपर है केसरी, इसको कंटिन्यू रखे थे, इसको ख़त्म नहीं किए थे। तो इस तरह से एक प्रिंट के माध्यम से क्या था, इंडिया में नेशनलिज्म का भावना लोगों के मन में आ रहा था। लोग प्रिंट करके लिख रहे थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो गलत कर रहा है, हमें अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से इंडिया में प्रिंट इवॉल्व हुआ। प्रिंट कैसे आया, हमने पढ़ा प्रिंट कैसे आया। तो एक मिशनरी था, पोर्तुगीज मिशनरीज, वो आए गोवा में लेकर अपना जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है उसको। So this was the chapter. I hope everything is clear to you all. If you have any doubt, ask me in the comment section. Bye. Jai Hind.